हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको अपने एसएससी सीजीएल 2025 में जीके जीएस के बारे में कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करें अपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए, तो उन सब टॉपिक्स पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मैंने एज ए जेई काम किया है, यानी कि जूनियर इंजीनियर विद द गवर्नमेंट ऑफ एमपी। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया हुआ है मैंने, 163 प्लस मार्क्स मेरे टीयर 1 में थे। बायजूस के साथ काम करा है मैंने, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है गेट क्वालिफाई करने के बाद। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। ठीक, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं, यानी कि जीके जीएस के, वो टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं। साइंस हो गया आपका, साइंस में कौन कौन से टॉपिक हो गए? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ये 3 टॉपिक्स हो गए साइंस में। इसके अलावा पॉलिटी हो गया, ठीक, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इनमें भी क्या सब टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन से सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बारे में आप लोग को कोई वीडियो देखना है तो उसमें मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज। तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग ब्रॉडली कवर करेंगे कि ये टॉपिक्स हम लोग को किन सोर्सेज से फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से फॉलो करने चाहिए कि हम लोग के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ मेन एग्जाम में। अगर सपोज अभी आपने मॉक अटेम्प्ट करे, आपके 15 से 20 नंबर आ रहे हैं, तो आपके मेन एग्जाम में 25 से 30, 35, 40 इस टाइप से आप कैसे स्कोर कर पाएँ, किस तरीके से इनको कवर करें कि इस टाइप से आपका स्कोर इंप्रूव कर सके। अगर आपके मॉक में ज्यादा नंबर आ रहे हैं 30-35, तो उसको और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर पाए, 40-45 तक कैसे पहुंच पाए। तो उन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इन टॉपिक्स को। अभी हम लोग देखते हैं कि जीके और जीएस का जो नेचर है एसएससी में, किस टाइप का जो जीके जीएस है पूछा जाता है एसएससी में। क्या पर्टिकुलर कोई डिफाइंड पैटर्न है, क्या कोई पैटर्न है कि नहीं है? नहीं है तो फिर कैसे तैयारी करें, और है तो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, क्या पैटर्न है। उन सारे टॉपिक्स हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एसएससी पूछता है। एसएससी में जो जीके पूछी जाती है बहुत ही सरप्राइजिंग, मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एकदम आउट ऑफ लीग, मतलब जो आपने सोचे भी नहीं होगे, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी पूछ लेता कभी एसएससी। तो ये तो एक हो गया कि कभी कभी सरप्राइज कर देता है एसएससी ऐसे क्वेश्चन डाल के। कोई प्रॉपर वेटेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने हैं, इससे 3 आने हैं, इससे 4, इससे एक, तो यही आएगा हर बार, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 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 हिस्ट्री से कहो 2 क्वेश्चन पूछेगा, कभी 4 पूछ लेगा, कभी एक भी नहीं पूछेगा। तो ये कोई वेटेज ऐसा एज सच प्रॉपर एसएससी ने डिफाइन नहीं किया है। तो ये हम लोग को अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी जो कॉमन सेंस है उससे समझना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि आपको क्या ज्यादा, किस पे ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, किस टॉपिक पे, और किस पे आपको कम टाइम डिवोट करने करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब करते हैं भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट कुछ कुछ हैं, जैसे पॉलिटी है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइंस हो गया, अब साइंस में भी क्या, बायो, बायो से टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। इसके अलावा भाई हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट भी है और जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इस टाइप से जो और भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि करंट अफेयर्स का क्या रूल है। करंट अफेयर्स भाई ऐसा है कि बहुत ही सरप्राइजिंग है, ये भी ठीक, बहुत ही सरप्राइजिंग है। क्यों? कभी कभी क्या होगा कि आपने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करा, हो सकता है ये 1-1.5 साल पीछे का पूछ ले। सपोज 2025 में आप जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे अगस्त में, तो इसमें आपने कोशिश किया कि जनवरी से लेके जुलाई तक का, या जून तक का, या अगस्त तक का जो भी करंट अफेयर आपने तैयार करा, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक क्वेश्चन उसमें से दिख जाए, 1-2 क्वेश्चन जो भी। या सपोज आपने 1 साल का तैयार कर लिया, पिछली बार जुलाई से लेके इस बार जून एंड तक, लेकिन कहो आपको एक भी क्वेश्चन ना दिखे, हो सकता है उसके और पहले का पूछ ले। और कभी आप सोचेंगे कि 2-3 साल का प्रिपेयर कर ले, आपने इतना टाइम लगाया, हो सकता है रिसेंट का ही पूछ ले, 1-2 महीने पहले का। तो कोई भी डिफाइंड एज सच करंट अफेयर ये नहीं पूछता है कि इतने महीने का ही पूछेगा, लास्ट 6 महीने का या लास्ट 1 साल का। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करंट अफेयर्स में कितना टाइम देना है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स के लिए कि आप मंथली वीडियोस जो हैं, मंथली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन वीडियोस, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन वीडियोस को अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप बस उसको करके जाइए, और पिछले 1 साल का, अगर आपके पास टाइम है तो 1 साल का कर लीजिए, अदरवाइज 6 to 8 मंथ का आप करके जाइए करंट अफेयर्स। अगर इसमें से आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है
तो आपके कंट्रोल में ये चीज नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरा 1 साल या 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स करके गए हैं। और अगर कोई करके जाता भी है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही लेगा, क्योंकि इतना डेटा, फैक्चुअल डेटा याद रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर किसी के लिए। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 साल का करिए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है तो आप 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स करिए, मोर देन इनफ होगा। और इसको किस तरीके से करना है, आपने कोई भी एक, जो भी आपको टीचर पसंद है उसका वीडियो देखना स्टार्ट किया। मैं जो फॉलो करता था वो राहुल सर थे, डीसीए बाय राहुल मिश्रा। तो उनका जलजला करके करंट अफेयर्स आता है, वो मंथली कंपाइलेशन वीडियो प्रोवाइड करवाते थे हर मंथ के एंड में या अगले मंथ स्टार्टिंग में। तो उसको मैं फॉलो करता था और मैं 2x की स्पीड पे उस वीडियो को देखता था हर मंथ के। फिर कुछ समय बाद फिर से उसी वीडियो को 2x की स्पीड पे देखा। तो 2 से ढाई 3 घंटे का जो वीडियो होता था वो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। और उसको जब 2-3 बार आप 2x की स्पीड पे 3 बार 4 बार जितनी बार भी देख सकते हैं उसको देखिए। और आपको कोई ऐसा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। टाइम है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि एक टाइम नहीं है, 2x की स्पीड पे देखिए चलते फिरते। कभी आप फ्री टाइम में बैठे हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन दिन भर हार्ड वर्क किया, दिन भर आपने मैथ्स किया, इंग्लिश किया, रीजनिंग किया, अब आपको लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्सिंग मूड है, तो उस टाइम पे आप अपने करंट अफेयर्स के इन मंथली कंपाइलेशन वीडियो को 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स और 2x की स्पीड पे। कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर को आप पकड़िए जो मंथली कंपाइलेशन वीडियोस यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करवाता हो, या अगर आपने पेड क्लासेस ले रखी हैं तब भी भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि मंथली वीडियोस को ही देखिए। डेली और वीकली वीडियो में बहुत सारा डेटा होता है, आपको ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि करंट अफेयर्स में आप इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ पाए। अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन फिर बाकी सब्जेक्ट में आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स 2x की स्पीड पे किसी एक पर्टिकुलर टीचर के जो वीडियोस मंथली कंपाइलेशन उसको आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे इतना कुछ आपने कर लिया, ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? टीयर 1 में कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए? टीयर 1 में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? इसी तरीके से टीयर 2 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कितने नंबर आपको टारगेट करने हैं मिनिमम। और उस मिनिमम टारगेट को ही माइंड में रख के अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगाने को, आप पूरी तैयारी में भी अगर आप पूरी कंटिन्यूअसली इसी को पढ़ते रहेंगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर पाए। तो आपको एक ऑप्टिमल टाइम में ऑप्टिमल मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको क्या रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए? तो टीयर 1 के लिए मैं बोलूंगा कि 20+ टारगेट अगर आपका पेपर मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, और 30+ के अगर आपका इजी आ रहा है, ये बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है। क्योंकि जीके जीएस में हर कोई इतना धुरंधर नहीं होता, जो होता है वो बहुत कम लोग होते हैं। अगर जो जीके जीएस में धुरंधर होते हैं तो उनके बाकी के सब्जेक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। जिसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे टीयर 2 में 35+ अगर आप मार्क्स का टारगेट रख रहे हैं, तो आप मॉडरेट टू हार्ड अगर पेपर आ रहा है तो इट्स अ गुड टारगेट। अगर आपका इजी आ रहा है तो 45+ आप इसको रख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? मैंने इतना टारगेट बताया, बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं कि आप 20% सिलेबस तैयार करके 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या फिर इतना टारगेट रखो 40-50 नंबर। वो वीडियोस में बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो अगर आप ऐसी रखते हैं तो उससे माइंडसेट, उस चीज का माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को अगर आप लेके चलेंगे कि मेरे को इतना स्कोर करना है, लेकिन इतना अच्छे से स्कोर करना है, अच्छे से तैयारी करके इतना तो स्कोर करना ही करना है, तो इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप 50 में से 40-45 नंबर स्कोर करने का टारगेट कर रहे हैं तो आपके माइंड पे बर्डन बहुत होगा कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये रह गया वो रह गया, पूरा हौच पौच हो जाएगा। लेकिन अगर आप कम नंबर को स्कोर करके तैयारी करते हैं ना, तो आपने कुछ सिलेबस डिफाइंड करा है अपने लिए कि मेरे को इतना तैयार करना है। अगर वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो आप इससे भी ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपने 20 टारगेट रखा था, लेकिन हो सकता है कि आप हार्ड पेपर में 25 से 30 नंबर ले आओ। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखा, आपने तैयारी स्टार्ट करी, आपने सोचा कि मेरे को इतने पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं तो करने हैं, और इस लिमिटेड टाइम में कोई बहुत लोड नहीं लिया कि मेरे को नहीं पूरा करना है, पूरा करना है, लोड नहीं लिया। तो आपने वो टाइम से पहले कंप्लीट किया, उसके अलावा आपने और कुछ भी कंप्लीट कर लिया, आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो डेफिनेटली आप मॉडरेट टू हार्ड पेपर आने के केस में भी टीयर 1 में 35 या 40 मार्क्स, 40 तो बहुत हो जाएंगे लेकिन 35 आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से इजी आता है तो 30 से प्लस का टारगेट रखा था, लेकिन आप 40+, 45+ आराम से लेके आ सकते हैं। सेम विद द केस ऑफ टीयर 2। तो आपको इस तरीके से अपने माइंडसेट को बनाना है कि हमें ज्यादा लोड लेके तैयारी नहीं
करनी। लोड लेके करोगे तो आप कुछ भी कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इतना भी स्कोर नहीं कर पाओगे, और करोगे भी तो हो सकता है इतना स्कोर कर लो ज्यादा लोड लेने के बाद भी, लेकिन आपके बाकी के सब्जेक्ट बिगड़ जाएंगे, हो सकता है पेपर में आप हड़बड़ा जाओ। तो आपको इतना लोड लेके इस चीज को प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये हो गई आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब हम लोग देखते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। टॉपिक्स की बात करें तो जो वेटेज है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन वाइज वेटेज, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फिजिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी एक भी नहीं आता, लेकिन बायोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी एक भी ना आना, वो चीज डिपेंड करती है आपके लक पे कि आपने तैयारी करी और हो सकता है एक भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से ना आए। इसी तरीके से ज्योग्राफी में 2 to 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2 to 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक। अब ये तो हो गए कि कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से आने के चांसेस हैं। अब इसके अलावा हम लोग बात करें तो स्टैटिक में 6 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टैटिक में लेकिन पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है। तो ये टॉपिक वाइज हो गया। अब आपको ये प्रायर करना है कि हम लोग मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर किस पर्टिकुलर टॉपिक में कर सकते हैं। अब सपोज आपने एसएससी का कोई एग्जाम दिया, आपको कोई दूसरा एग्जाम भी देना है एसएससी का, या कोई और भी देना है एसएससी के अलावा, तो आप करंट अफेयर्स को तैयार करने में इतना टाइम आपको लगाना चाहिए कि नहीं? तो आप, मैं बोलूंगा कि आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है कि हर साल चेंज होता है, डायनेमिक है, ये इट्स अ डायनेमिक टॉपिक। आपने इस साल खूब सारा टाइम दिया करंट अफेयर्स को, अगले साल तो वो वेस्ट हो गया ना, और नया फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक टॉपिक है, इसको आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट इसमें नहीं करना है। इसके अलावा जो टॉपिक होगा पॉलिटी, पॉलिटी में जैसे आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गई, जो अमेंडमेंट्स हो गए, ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या एसएससी के अलावा कोई एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, तो आपको इनको कर लेना है। और इससे फायदा क्या होगा, आपने इस बार करा, हो सकता है अगली बार कोई आप दूसरा एग्जाम दो तो फिर से आपको रिवाइज करना है, टॉपिक थ्योरी जो डेटा वो यही रहेगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जबकि करंट अफेयर्स के केस में ऐसा नहीं है। इसी तरीके से ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डैम्स हो गए, रिवर्स हो गई, डैम्स हो गए, रिवर्स, माउंटेन्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तब हम ये बताएंगे। लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं, जो आपको करने ही करने हैं, इससे क्या फायदा होगा कि आपने इस बार किया, हो सकता है अगली बार आपको फिर से कोई एग्जाम देना पड़े, तो उस केस में आपको सिर्फ रिवाइज करना है। सेम विद द केस ऑफ ऑल अदर टॉपिक्स, साइंस में, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या है, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स को समझ के पढ़ाई करते हैं ना, अगर आपने इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना ली, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली अगर इसमें आपने, तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको कुछ रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप उसको आंसर कर पाएंगे। जब रिवाइज करेंगे तब भी आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई रट्टा नहीं मारना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ इसमें ये होता है, ये होता है, तो ये होता है, बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई तो आपको सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन देख के ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको टिक कर देना है। तो इकोनॉमिक्स के साथ ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने एक बार मन लगा के इसको समझ के पढ़ाई कर ली ना, तो इसको आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक हो गए जिनमें क्वेश्चंस वाइज हम लोगों ने एनालिसिस को समझा और क्या क्या टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो समझा। अब अगर हम लोग देखें कि करंट अफेयर्स हम लोग को करना है तो क्या करना है करंट अफेयर्स में, क्या ऐसे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडेक्स हो गया, इंडेक्स यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस टाइप के जो इंडेक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई और हो। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए, स्पोर्ट्स में कौन सा गेम, टेनिस हो गया जैसे, उसमें कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं, कब इनको कंडक्ट करवाया जाता है। अवार्ड्स हो गए, खेल रत्न पुरस्कार या कोई और अवार्ड्स हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, इस टाइप के अवार्ड्स किसको किस ईयर में प्रोवाइड किया गया। अपॉइंटमेंट्स हो गई, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, पीएम किस कंट्री के किसको अपॉइंट किया गया, या फिर इंडिया का जो एम्बेसडर किसी दूसरी कंट्री में, वो उनके नाम हो गए। स्कीम्स हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, किस स्टेट में या सेंटर ने कौन सी स्कीम स्टार्ट करी। डिफेंस एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करवाई जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करके जाना ही जाना है करंट अफेयर्स को, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। इसी तरीके से बात करें स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। स्टैटिक जीके में आपका भाई हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की,
इस इंस्ट्रूमेंट्स को कौन प्ले करता है ना, कौन इसके फेमस जो तबला वादक कौन है, फेमस शहनाई प्लेयर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फोक डांसेस, जो किस स्टेट का कौन सा फोक डांस है, ठीक। बुक्स एंड ऑथर हो गए कि किस बुक का ऑथर कौन है, या फिर इस साल कौन सी बुक पब्लिश हुई, उसका ऑथर कौन था। फेस्टिवल्स हो गए। ये टॉपिक आप स्टैटिक में करके जाइए, ये आपको मिस करना ही नहीं है, क्योंकि इन टॉपिक्स पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन टॉपिक को फॉलो करते ही करते हैं, इनको कंप्लीट करके जाते ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप लैग कर गए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जिन टॉपिक्स में हर कोई स्कोर कर रहा है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको भी वहां स्कोर करना ही होगा अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो। अगर जिन टॉपिक्स में हर कोई स्कोर कर रहा है, आप पीछे रह गए, तो फिर आप कंपटीशन से ही बाहर हो गए। तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक होते ही होते हैं जो आपको करके जाना ही जाना है, क्योंकि उस टॉपिक को हर कोई कंप्लीट करके जाता है, हर किसी की नजरें होती हैं उन टॉपिक्स पे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, जो कि स्टूडेंट जहाँ लैग कर जाते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो छोड़ के चले जाते हैं, और अगर वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंपटीशन से बाहर वो वहीं हो जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। अब बात करें भाई, फ्रेशर हो आप या रिपीटर हो, आपको क्या करना चाहिए अगर आपको तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जीके जीएस की। तो फ्रेशर आपके पास 1-2 साल का समय है। अगर आपने 2026 के लिए स्टार्ट किया है, 1 ईयर है आपके पास, या सपोज अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 ईयर है आपके पास, या इससे ज़्यादा समय है, तो आपको फुल कोर्स परचेज करना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। फुल कोर्स से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ भाई, जो फ्रेमवर्क, एक जो ढांचा टाइप का होता है ना आपके दिमाग में, वो बन जाएगा कि हाँ, उस समय ये सिचुएशंस थी, हिस्ट्री में ये हुआ वो हुआ। फिर जब उसके बेसिस पे जब आप फैक्ट याद करेंगे, तो आपको इतना टफ नहीं होगा फैक्ट याद करने में। या फिर ज्योग्राफी में जिस तरीके से टीचर पढ़ाता है, वो आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है एग्जाम्पल दे दे के, तो आपके दिमाग में वो एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे। तो आप जब भी फैक्चुअल डेटा याद करेंगे, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, आपको आसान लगेगा। तो फुल कोर्स आप कर सकते हैं, क्रैश कोर्स कर सकते हैं अगर आपको फुल कोर्स के थ्रू नहीं जाना है तो। लेकिन एक कोर्स जरूर करिए, मैं सजेस्ट करूंगा। ल्यूसेंट ल्यूसेंट आप ले सकते हैं। ल्यूसेंट में क्योंकि वन लाइनर्स होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको अगर टाइम है तो आप उन वन लाइनर को रीड करके जा सकते हैं। अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया तो ल्यूसेंट आपकी हेल्प कर देगा फैक्चुअल डेटा को याद करने के लिए। पी बाई क्यू आप मिस नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पी बाई क्यू। कोई भी आप एक बुक परचेज करिए पी बाई क्यू की, और वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के या बाकी किसी एग्जाम के आपको करने ही करने हैं। अब ये तो हो गई भाई एक जो ट्रेडिशनल वे है तैयारी का, जो हर कोई करता ही है, इतना हर कोई करता है। लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट तरीका फॉलो करना है, तो मैं बोलूंगा आपको कि आप फुल कोर्स या क्रैश कोर्स, इन दोनों में से कोई एक चीज करिए, ठीक। एक ये हो गया आपका सोर्स। दूसरा सोर्स हो गया आपका ये 10,000 क्वेश्चंस बाय डॉक्टर विपन गोयल, जो स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं। इनका एक कोर्स है 10,000 क्वेश्चंस बाय डॉक्टर विपन गोयल, इस टाइप से कुछ। 1,000 रुपए का कोर्स है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, 1,000 रुपए का कोर्स है। आप यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और आप डायरेक्ट इनके कोर्स लेके यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको किस तरीके से करना है मैं वो भी अभी बताता हूँ। अभी पहले रिपीटर्स के बारे में जान लें। सेम ट्रेडिशनल वे यहाँ तक। और स्मार्ट वे क्या है कि अगर आपका एक बार कोर्स कंप्लीट है, क्योंकि आप रिपीटर हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने एक बार जीके का कोर्स कंप्लीट कर रखा है। अगर नहीं किया है, तो आप क्रैश कोर्स के थ्रू जाइए, और उसके बाद आपको ये रिलीजियसली फॉलो करना है ये चीज। अब किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। सपोज आप फ्रेशर हैं, आपके पास 1-2 साल का टाइम है, आपने फुल कोर्स लिया, आपने वहां से अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, उसके बाद आपने डॉक्टर विपन गोयल सर, जो स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं, उनका कोर्स परचेज करा। इन्होंने सब्जेक्ट वाइज उसमें 10,000 क्वेश्चंस करके है। सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इन एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में, एसएससी हो गया आपका, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, जो बाकी के और भी एग्जाम है, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो इन्होंने क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया है, और जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज लगी है वो उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन करी है। तो आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद इस कोर्स को खरीदें, और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने एक्सप्लेन करे हैं, इन्होंने बताया है वहां पे, उनको 2x की स्पीड पे या 1.5 पे, जिस तरीके से आपको समझ आता है उस पे बार बार देखिए। आपके पास एक बार टाइम है, एक बार देखिए। 2 बार टाइम है, 2 बार देखिए। ज्यादा टाइम है तो 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं। ये आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएंगे ना कि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई ज्यादा लोड लगेगा ही नहीं। लेकिन आपको ये बार बार देखना है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उनके जो क्वेश्चंस इन्होंने उसमें एक्सप्लेन करे हैं, तो उनको बार बार देखिए।
तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा आपका जो है कंटेंट तैयार हो जाएगा आपके माइंड में, जो आपको एग्जाम में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने भी यही किया था और ये एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी है ये। अगर आप इसको ऐसा फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि एसएससी कोई डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डीप में जाके वो क्वेश्चन पूछेगा, वो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। आपको अगर आप फैक्चुअल डेटा क्लियर है माइंड में, प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से कर रखे हैं, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे अपने एसएससी सीजीएल 2025 में। इसको फॉलो करिए आप, और डिटेल्ड टॉपिक वाइज जो डिस्कशन रहेगा, किस टॉपिक को आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्या क्या सब टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए, उन पे मैं डिटेल्ड टॉपिक वाइज वीडियोस बनाऊंगा। अभी आप इसको फॉलो करिए। ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय साइड ये आप लोग के लिए है। ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखने के बाद, बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद, उनसे बातें करने के बाद मेरे को समझ आई, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी। आपको जो लगता है, आपको सही लगती है, आपको गलत लगती है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कोई वैल्यूएडिशन हुई मेरे इस वीडियो से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी के वीडियोस के लिए कीप विजिटिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।